गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी नियमित पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा 11वीं क्लास के लिए, उसमें हम रखेंगे अपना राग भैरवी। बेटा, आपके सिलेबस में +1 के सिलेबस में राग भैरवी है, राग बिहाग है, राग भीम प्लसी है और राग जौनपुरी है। इससे पहले वीडियो में हमने राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं उनके विषय में पढ़ा था कि वो किस नाम से जाने जाएंगे, जैसे कि वादी स्वर, समवादी स्वर, वर्जित स्वर, विवादी स्वर, अनुवादी स्वर। ये सभी अलग अलग स्वर होते हैं और राग की जो उत्पत्ति है वो थाट से होती है और थाट की जो उत्पत्ति है वो सप्तक से होती है। और सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। 12 स्वरों में से 7 स्वर चुनकर थाट बनाया गया और थाट से फिर राग बनाए जाते हैं। तो राग की जो उत्पत्ति है वो थाट से होती है। और राग परिचय, राग की संपूर्ण जानकारी, राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं और किस नाम से वो जाने जाते हैं और कौन से स्वर का किस प्रकार से प्रयोग करने से राग बदल जाता है, राग नष्ट हो जाता है, राग को हानि पहुंचती है, राग में रंजकता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो आइए चलते हैं राग भैरवी का जो परिचय वो हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो राग भैरवी का परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है? बेटा, सबसे पहले हम जिसका परिचय लिखना है उसका नाम लिखेंगे। तो हमारा जो राग है उसका नाम हो गया भैरवी। अब राग की जो उत्पत्ति है वो थाट से होती है और थाट हमारा जो है वो है भैरवी, मतलब भैरवी थाट से ही भैरवी राग बना है। जब बेटा थाट का जो नाम होता है वही जो नाम है जब किसी राग को दिया जाता है, राग का रखा जाता है, तो ऐसे जो राग होते हैं उनको आश्रय राग कहते हैं। तो भैरवी जो राग है वो अपने थाट का आश्रय राग कहलाएगा, आश्रय राग कहलाएगा। एक थाट से 484 राग बनाए जाते हैं, ऐसा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने सिद्ध करके हमें बताया। अब 484 में से एक राग का जो नाम है वो थाट का जो नाम है वही रखा जाएगा। बाकी 483 जो राग होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि भैरवी थाट से ही एक मालकुंस राग होता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो 483 राग जो होंगे वो अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, थाट भैरवी रहेगा। तो हमारा जो राग है वो भैरवी है और उसकी जो उत्पत्ति है वो भैरवी थाट से हुई है, इसलिए यह राग अपने थाट का आश्रय राग है। इसके बाद आता है राग का जो मुखिया होता है, राग का जो मूल स्वर होता है जहाँ से राग प्रारंभ किया जाता है गाना, उसको राग में, ये हमारा राग है बेटा, इसको एक राज्य के समान मान लिया। तो राग रूपी जो राज्य है उस राज्य में जो राजा है जिसको प्रधान मूल जीव अंश स्वर कहा जाता है उसको हम इस राग में कहेंगे वादी स्वर, वादी स्वर। और वादी स्वर हमारा जो राग है बेटा, इस राग में मध्यम होता है। मध्यम का छोटा जो नाम है वो है मैं। इसको जब हम बोलेंगे, जब आकार में बोला जाएगा माँ, और लिखेंगे जब नकारांत में लिखा जाएगा मैं। इसके बाद इसका जो सहयोगी जो स्वर होता है, वादी स्वर का जो सहयोग करता है, उसको राग रूपी राज्य में समवादी स्वर कहा जाता है। और इसका जो समवादी स्वर है बेटा वो रहेगा षडज, और षडज का छोटा जो नाम है वो है सा। बोलेंगे जब आकार में इसको और लिखेंगे जब नकारांत में। इसके बाद आता है वर्जित स्वर। राग भैरवी में कौन कौन से स्वर प्रयोग नहीं होते उनका हमें नाम लिखना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्जित स्वर, वर्जित स्वर। अब राग में हमने एक जाति पढ़ा था। जाति, राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं उसके आधार पर राग की जाति निश्चित होती है। तो जाति का पता करने के लिए हमें वर्जित स्वर का पता होना चाहिए कि वर्जित स्वर है या नहीं है। यदि वर्जित स्वर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस राग में 7 स्वर प्रयोग होंगे। यदि वर्जित है तो वो बताया जाएगा कि इस राग में 1 स्वर वर्जित है या 2 स्वर वर्जित है। अधिक से अधिक एक राग में 2 वर्जित स्वर हो सकते हैं, क्योंकि राग बनाने के लिए 5 स्वरों का होना जरूरी है। तो बेटा राग जो भैरवी है
इसमें वर्जित स्वर नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोई नहीं। अब वर्जित स्वर नहीं होते हैं इसमें, तो हमें जाति का पता चल जाएगा और जाति हमारी बन जाएगी संपूर्ण। संपूर्ण 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 का मतलब ये जो संपूर्ण संपूर्ण जो जाति है बेटा, ये उपजाति है और संपूर्ण की उपजाति है। संपूर्ण का मतलब 7 और संपूर्ण का मतलब 7। ये पहले जो लिखा गया है इसका मतलब आरोह और बाद में लिखा गया है इसका मतलब अवरोह। तो हमारा जो राग है इसके आरोह अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसमें वर्जित स्वर नहीं होते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर विशेष स्वर। विशेष स्वरों को लगने वाले स्वर भी कहा जाता है और प्रयोग होने वाले स्वर भी कहा जाता है, एक ही बात है। इनका पता कहाँ से चलेगा? इनका पता चलेगा बेटा हमें थाट से। थाट से हमारा थाट है भैरवी, तो थाट का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पहले। थाट संगीत में 10 होते हैं और 10 थाट में हमारा एक भैरवी थाट भी आता है। और भैरवी थाट में हमने सीखा था कि सा रे कोमल, सा रे गा मा प धा नी। अब सारे कोमल से मतलब संगीत में 4 ही कोमल स्वर माने गए हैं, जैसे कि रे गा धा नी। जब स्वरों के नीचे डैश का चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसका मतलब है कि वो स्वर कोमल है, और ये चारों कोमल स्वर है ये भैरवी थाट में प्रयोग होते हैं। अब जो बेटा ये कोमल स्वर है इसका मतलब ये है कि ये हमारे शुद्ध स्वरों के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, नीचे की ओर होते हैं ये शुद्ध स्वरों के, और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। शुद्ध स्वरों में और कोमल स्वरों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। अब सूक्ष्म अंतर होता है तो इनकी जो साउंड होती है और शुद्ध स्वरों की जो साउंड होती है उसमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही रियाज करने के बाद हम इसका अच्छे से इनको समझ पाते हैं। वैसे ही इनकी जो क्लियरिटी है वो समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए बहुत अधिक रियाज करना पड़ता है सावधानी से, गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार। ये जो कोमल स्वर है ये शुद्ध स्वरों को हानि पहुंचाते हैं क्योंकि ये उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो राग जो भैरवी है, इस भैरवी राग में ये चारों स्वर प्रयोग होते हैं। तो ये जो चारों जो स्वर है इनको हम कहेंगे लगने वाले स्वर, प्रयोग होने वाले स्वर और विशेष स्वर। अब हो सकता है किसी राग में वर्जित स्वर भी हो, जैसे कि मालकुंस राग है, उस राग में रे और पा वर्जित होते हैं, तो रे स्वर वहाँ से हट जाएगा और बाकी जो बच गए वो राग में प्रयोग हो रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो हमारा जो भैरवी राग है इसमें सभी के सभी प्रयोग होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रे ग धा नी। इस प्रकार से ये चारों कोमल स्वर लिखे जाएंगे। आगे आता है बेटा इसके बाद गायन समय। गायन समय प्रत्येक जो राग है बेटा वो निश्चित समय पे गाने से ही आनंद प्रदान करता है। यदि हम उस राग को उसके समय के अनुसार गाएंगे तो वो हमें आनंद प्रदान करेगा, हमारे मन का रंजन करेगा। तो राग भैरवी जो है वो प्रातःकाल गाया बजाया जाता है। वैसे ये 24 घंटे में कभी भी गाया बजाया जा सकता है। इस भैरवी राग में जो सप्तक के कुल 12 स्वर है, कुल स्वर, ये सभी के सभी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जो संगीत के जो विद्वान लोग हैं, जो कुशल जो संगीतकार है, वो इन 12 के 12 स्वरों को राग भैरवी में प्रयोग कर कर इस राग को गायन करते हैं। तो उस दृष्टि से ये राग एक स्वतंत्र राग की श्रेणी में आता है कि 24 घंटे में कभी भी गाया बजाया जा सकता है। वैसे इसमें ज़्यादा कोमल स्वरों का प्रयोग होता है, तो कोमल जो स्वर होते हैं वो गंभीरता के सूचक होते हैं, और गंभीर प्रकृति के नियमानुसार गंभीरता का जो समय होता है, जब प्रकृति गंभीर होती है तो उस समय जब इस राग को गाएंगे तो ये ऑलरेडी बहुत अधिक हमें आनंद प्रदान करता है। जैसे कि हमारे पास प्रातःकाल और सायंकाल संधि बेला आती है, गंभीर होता है, उस समय रात्रि का समय होता है। तो प्रातःकाल का और सायंकाल का जो समय है इस राग के लिए बेस्ट माना गया है। तो हम यहाँ पर गायन समय लिखेंगे प्रातःकाल। तो इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमने यहाँ पर लिखी, और हम राग भैरवी का परिचय पढ़ रहे हैं। तो ये सभी जो बातें हैं ये हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी है।
अब इन सभी बातों को हमें विस्तार पूर्वक समझाना है, विस्तार से लिखना है एक पैराग्राफ में, जो इसका परिचय कहलाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे, राग भैरवी की उत्पत्ति भैरवी थाट से मानी गई है। यह राग अपने थाट का आश्रय राग है। राग भैरवी का वादी स्वर मध्यम मा व संवादी स्वर षड्ज सा होता है। राग भैरवी के आरोह अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण मानी गई है। राग भैरवी गायन करते समय रे ग ध नी कोमल स्वरों का विशेष स्वरों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह राग प्रातःकाल के समय गाया बजाया जाता है। फिर लास्ट लाइन में लिखेंगे, राग भैरवी की आरोह अवरोह व पकड़ इस प्रकार है। इस प्रकार से एक पैराग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर हम इसके नीचे लिखेंगे लाइन, आरोह अवरोह इस प्रकार है। फिर उसके बाद आरोह बनाया जाएगा, आरोह के बाद अवरोह बनाया जाएगा, अवरोह के बाद फिर हम उस राग की पकड़ लिखेंगे। सबसे पहले आरोह अवरोह पकड़ की हमें परिभाषा पता होना चाहिए कि आरोह किसे कहते हैं, अवरोह किसे कहते हैं, पकड़ किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आरोह का मतलब होता है बेटा स्वरों का चढ़ता क्रम। जब स्वर क्रमानुसार जब हम ऊपर की ओर गायन करेंगे तो उस क्रिया को आरोह कहते हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर गायन करते हुए स्वरों को लेके आएंगे उस क्रिया को अवरोह कहा जाएगा। और आरोह अवरोह से ही पकड़ बनाया जाता है। राग के वह स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो, छोटे से छोटा समूह जिससे राग के बारे में हमें पता चले, उन स्वर समूहों को राग में पकड़ कहा जाता है। पकड़ में कम से कम 2 स्वर, 3 स्वर और अधिक से अधिक हम 4 स्वरों के जोड़े टुकड़े बनाकर लिखते हैं और उन स्वरों से राग की हमें पहचान होनी चाहिए। यदि पहचान होती है तो वह स्वर समूह उस राग की पकड़ कहलाएगा। आइए चलते हैं किस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। हमने अभी इसमें देखा कि बेटा जाति संपूर्ण है, इसमें सभी स्वर प्रयोग होते हैं, वर्जित स्वर नहीं होते हैं। विशेष स्वरों में हमारे पास रेगा दानी कोमल है। तो हम सभी स्वरों को किस प्रकार से लिखेंगे। आरोह में सा, सा के बाद रे आता है, रे के बाद गा, गा के बाद माँ, माँ के बाद पा, पा के बाद धा, धा के बाद नी और नी के बाद सा। ये बेटा सभी जो स्वर है नी तक ये मध्यम सप्तक है और मध्यम सप्तक के बाद तार सप्तक आता है, तो उसके लिए हम स्वर के ऊपर बिंदु का चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम आरोह बनाएंगे। अब विशेष जो स्वर है वो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो चिन्ह लगाएंगे रे गा धा नी। अब ये हमारे राग भैरवी का बन गया आरोह। अवरोह बनाएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, पीछे से नीचे की ओर आएंगे ऐसे। अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, सा रे ग म प ध नी सा। ऊपर की ओर जा रहे हैं ना आवाज़, इस प्रकार से हम इसको नीचे की ओर लेके आएंगे। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब वही चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे जो ऊपर लग रहे थे, क्योंकि आरोह अवरोह में विशेष जो स्वर है वो सेम है। अब इसके बाद पकड़ बनाया जाता है। पकड़ बेटा जो है वो आरोह अवरोह में जो स्वर होते हैं उन्हीं में से हमें चुनना होता है। और वादी स्वर के विषय में हमने पढ़ा था कि जो स्वर सबसे अधिक प्रयोग होता है वो उस राग का मुखिया प्रधान जीव अंश स्वर कहलाता है। इसकी जो पकड़ है वो इस प्रकार से बनाएंगे, मागा मागा रेसा। अब यहाँ पर गा और रे कोमल रहेंगे, मा शुद्ध है, ये इसका राग का वादी स्वर है। ये 4 स्वर हो गए। इसके बाद हम कोमल लगाएंगे, रे सा। अब यहाँ पर रे भी कोमल रहेगा, ये 2 स्वरों का समूह बन गया। फिर हम मंद्र सप्तक का एक समूह लेके आएंगे इस प्रकार से। कोमल स्वर है पहले तो हमारे, और हम सप्तक चेंज करें तो नीचे सप्तक का चिन्ह लगेगा। मंद्र सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है और फिर हम सा लिखें। तो इस प्रकार से हम इस राग की पकड़ बनाएंगे। ये एक आसान सी पकड़ मैंने आपको लिखकर दिखाई है। राग जो भैरवी है बेटा, इस राग में वादी जो स्वर है वो मध्यम है और मध्यम स्वर को देखिए आप इस प्रकार से समझें, सा रे गा मा
प ध नि सा। अब सा से पा तक जो स्वर है उसको पूर्वांग भाग कहा जाता है और मध्यम से सा तक को उत्तरांग भाग कहा जाता है। वादी स्वर हमारा ये है, वादी स्वर है। अब वादी स्वर को यदि हम पूर्वांग भाग में मानेंगे तो हमारा ये जो सा है ये मंत्री बनेगा, और मध्यम स्वर को हम उत्तरांग भाग में मानेंगे तो हमारा ये सा संवादी बनेगा। संगीत के नियमानुसार ये इसका मंत्री होता है और मध्यम स्वर है ये उत्तरांग भाग में होता है। मतलब कि राग जो भैरवी वो उत्तरांगवादी राग है। कुछ संगीतकार इस सा को भी मंत्री बनाकर गायन करते हैं। इस प्रकार से बेटा जब किसी राग का वादी स्वर उत्तरांग भाग में होता है तो उत्तरांगवादी जो राग होते हैं वो मध्य से तार सप्तक के बीच गाए जाते हैं, और जब पूर्वांगवादी होता है तो वो राग मंद्र से मध्य सप्तक के बीच गाए बजाए जाते हैं। तो हमारा जो बेटा जो राग है इस राग में मध्यम पूर्वांग में भी माना जाता है, उत्तरांग में भी माना जाता है। तो पूर्वांग में मानेंगे तो मंद्र से मध्यम सप्तक का प्रयोग होगा, उत्तरांग में मानेंगे तो मध्यम से तार सप्तक का प्रयोग होगा। इसलिए राग जो भैरवी है ये तीनों सप्तक में गाया बजाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने जो स्वर प्रयोग किया है बेटा ध नि सा, यहाँ पर मंद्र सप्तक का प्रयोग हो रहा है। यदि हम इसको उत्तरांग में केवल वादी स्वर को उत्तरांग में माने तो मंद्र सप्तक के फिर स्वर नहीं आएंगे। मंद्र सप्तक के स्वर इसलिए आए हैं क्योंकि इसको तीनों सप्तक में गाया बजाया जाता है। तो इस प्रकार से हम राग भैरव का परिचय लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राग भैरवी का परिचय समझ में आएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इस राग भैरवी के परिचय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।